नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां भाजपा को झटका देगी एलजेपी। प्रवक्ता बोले 143 सीटों के लिए है तैयार, चिराग इसका करेंगे अंतिम विचार। जी हां दोस्तों, एलजेपी किसी भी वक्त भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका दे सकती है और एनडीए में फूट की यहां पर बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव से मिलने जाएंगे तेजस्वी। बिहार चुनाव के लिए प्रथम चरण के राजद प्रत्याशियों पर लगेगी मुहर। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर संजय राउत ने फिर बोला हमला। कहा अपनी चुनावी लाभ के लिए महाराष्ट्र और बिहार के लोगों को लड़ाना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार जेडीयू और भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव बीजेपी को झटका देगी एलजेपी। प्रवक्ता बोले 143 की लिस्ट है तैयार, चिराग करेंगे अंतिम विचार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पेशकश को स्वीकार किया जाए या फिर 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी योजना पर आगे बढ़ा जाए। एलजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लगातार दबाव बना रहे हैं कि चुनावी मैदान में अकेले ही उतरा जाए। हालांकि चिराग पासवान द्वारा जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना के बाद भी एलजेपी के गठबंधन में बने रहने की संभावना बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक भगवा पार्टी ने एलजेपी को गठबंधन में बने रहने के लिए 27 सीटों और 2 एमएलसी सीटों का प्रस्ताव दिया है। इधर एलजेपी के कई नेता लगातार जोर दे रहे हैं कि पार्टी विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़े। वैशाली से एलजेपी सांसद वीना देवी ने कहा कि हालांकि हम पार्टी अध्यक्ष के किसी भी निर्णय का पूरा समर्थन करेंगे, मगर पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ें। एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि हमारे 143 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है, अब आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को लेना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के प्रस्ताव पर चर्चा की और अब अंतिम निर्णय लेने का समय है। चिराग पासवान ने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। हालांकि एलजेपी के बुधवार तक किसी फैसले पर पहुंचने में देरी की संभावना है, क्योंकि पार्टी संरक्षक रामविलास पासवान को शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया से गुजरना है। 3 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज लालू से मिलने आएंगे तेजस्वी। बिहार चुनाव के लिए प्रथम चरण के राजद प्रत्याशियों पर लगेगी मुहर। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रिम्स में इलाजरत राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद की व्यस्तता इन दिनों बढ़ गई है। सजायाफ्ता बंदी होने के बावजूद लालू प्रसाद राजद की स्टीयरिंग मजबूती से पकड़े हुए हैं ताकि पार्टी बेपटरी ना हो। सूचना मिली है कि तेजस्वी यादव बुधवार को अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने आएंगे ताकि प्रथम चरण के लिए राजद प्रत्याशियों की सूची पर मुहर लग सके। इससे पूर्व मंगलवार को बिहार के बहादुरपुर से विधायक और लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव रांची पहुंचे। उन्होंने लालू प्रसाद से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद भोला यादव ने एक बंद लिफाफा लालू प्रसाद तक भिजवा दिया। संभवतः उस लिफाफे में राजद के संभावित प्रत्याशियों की सूची है, जिनके नामों पर विचार के लिए ही उन्होंने इसे लालू प्रसाद के पास भिजवाया है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होगी। प्रथम चरण में कुल 71 सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसमें 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुप्तेश्वर पांडे पर राउत ने फिर बोला हमला। अपने चुनावी लाभ के लिए महाराष्ट्र बिहार के लोगों को लड़ाना चाहते थे। जी हां दोस्तों, डीजीपी पद से वीआरएस देकर राजनीति में आए गुप्तेश्वर पांडे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा कि अपने चुनावी लाभ के लिए गुप्तेश्वर पांडे बिहार और महाराष्ट्र के लोगों को लड़ाना चाहते थे, वह भी तब जब वह बिहार के डीजीपी के पद पर थे। मुंबई पुलिस की छवि की खराब। संजय राउत ने कहा कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के राजनीति में आने पर कहा कि हमारी आपत्ति इस पर थी कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की जब वह डीजीपी थे। तब उन्होंने अपने लाभ के लिए पुलिस और दोनों राज्यों के लोगों के बीच दरार डालने की कोशिश की। यही नहीं, उन्होंने मुंबई पुलिस की छवि खराब की। बिहार में चुनाव लड़ने पर लेंगे फैसला। संजय राउत ने बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि बहुत लोगों की मांग है कि शिवसेना बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े। इसको लेकर सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत होगी। अगर उनकी सहमति मिलती है तो शिवसेना बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने पर फैसला कर सकती है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, रात के अंधेरे में शुरू हुई सियासत, आरएलएसपी के खेमे में मच सकती है भगदड़। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर चल रहे खींचतान के बीच आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन महागठबंधन से अलग होने बावजूद उनके पार्टी के नेता रात के अंधेरे में चुपचाप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। बता दें कि आरएलएसपी के बड़े नेता माने जाने वाले माधव आनंद ने देर रात तेजस्वी से करीब 4 घंटे तक बातचीत की। इधर जब माधव आनंद ने इस संबंध से में सवाल किया गया तो वो खींच गए और कहा कि उनके तेजस्वी से निजी संबंध है, इसलिए मिलने आए थे और तेजस्वी के साथ कॉफी भी पी है। ये बात उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है। खैर, अब माधव आनंद के बाद इतनी सच्चाई है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आधी रात इस तरह विपक्ष के नेता से मिलना कई सवाल खड़ा करता है। बता दें कि इसके पहले आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता पार्टी छोड़ आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि आज ही उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी से अलग होकर बीएसपी के साथ नया मोर्चा बनाया है और नए मोर्चे के गठन के साथ ही उपेंद्र ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की बखिया उधेड़ी थी। वहीं दूसरी ओर रात के अंधेरे में आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का नेता प्रतिपक्ष से यूं कॉफी पर मिलना पार्टी के अंदर भगदड़ के संकेत दे रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में हाथरस बनेगा चुनावी मुद्दा, योगी के बहाने तेजस्वी ने एनडीए को घेरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप और मर्डर की घटना को बिहार चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार के बहाने एनडीए पर हमला बोला है। तेजस्वी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एनडीए को खारिज करने की मांग रखी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जघन्य ने हाथरस से सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड में सरकार, पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने अपने स्त्री और दलित विरोधी चरित्र को एक बार फिर रेखांकित किया है। देश समझ चुका है कि बेटी बचाओ एक चेतावनी थी, बेटियों से अगर प्यार है तो एनडीए का तिरस्कार करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अध्यादेश लाने की तैयारी, केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन के लिए राजस्थान में अध्यादेश ला सकती है गहलोत सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानून को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कोर्ट से कांग्रेस शासित राज्यों को लिखे पत्र के बाद अब राजस्थान में गहलोत सरकार भी सक्रिय हो गई है। सोनिया गांधी का पत्र मिलने के बाद अब गहलोत सरकार केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन के लिए रास्ते तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर चर्चा भी शुरू कर दी गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन गहलोत सरकार इन कानूनों में बदलाव के लिए अध्यादेश ला सकती है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों को पत्र लिखकर कहा था कि कृषि राज्य का विषय है और राज्य सरकारों को इनमें संशोधन पर विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने इन कृषि कानूनों के विरोध को बड़ा मुद्दा बना लिया है। देश भर में कांग्रेस शासित राज्य इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध पखवाड़ा मना रहे हैं। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्रा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप चुके हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी प्रदेश भर में इन कानूनों के विरोध में प्रदर्शन आयोजित करने का कार्यक्रम रखा गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मोदी सरकार के कृषि विधेयकों को राजस्थान में लागू न करने के कांग्रेस के फैसले पर और नया कानून बनाने के निर्णय पर आश्चर्य प्रकट किया है। राठौड़ ने कहा कि किसानों के दम पर दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस ने किसानों के कल्याण के बारे में कभी भी नहीं सोचा है। 10 साल से ज्यादा समय तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रखने वाली कांग्रेस अब जब देश में किसानों लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना प्रारंभ हो गया तो कांग्रेस को दिक्कत है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का यह निर्णय कि राजस्थान सहित कांग्रेस शासित प्रदेशों की विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के किसान के हित में लाए गए विधेयकों को रोकने का निर्णय करना न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती होगा, बल्कि देश के किसानों की खुशहाली का मार्ग रोकने में कांग्रेस पार्टी का गलत कदम साबित होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना रनौत को लेकर बिहार से बड़ी खबर, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा, सुनवाई कल। जी हां दोस्तों, अपने बयानों के लिए सुर्खियों में बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ बिहार के सारण जिले में मुकदमा दाखिल हुआ है। यह मुकदमा छपरा के भगवान बाजार थाना के रतनपुरा मोहल्ला निवासी और राष्ट्रीय यादव सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ राकेश यादव ने दर्ज कराया है। इसमें कंगना के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। मुकदमा करने वाले राकेश कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि कंगना ने एक आपत्तिजनक पोस्ट ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि
कि जैसे श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, वैसे ही पप्पू की भी अपनी एक चंपू सेना है जो कि केवल अफवाहों के दम पर लड़ना जानती है। उन्होंने खुद पर लगाए गए आरोप का हवाला देते हुए आगे लिखा कि अगर कोई यह सिद्ध कर दे कि उन्होंने किसानों को आतंकी कहा तो वे माफी मांगकर हमेशा के लिए ट्विटर छोड़ देंगी। राकेश कुमार के अनुसार इस ट्वीट से समाज व धर्म विशेष की भावनाएं आहत हुई हैं। यहाँ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू बताया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच अलग दिशा में चले गई, शरद पवार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अलग दिशा में चली गई है। सोलापुर जिले के पंडेरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पवार इस मामले में सीबीआई की जांच में प्रगति के बारे में सवाल उठाते दिखे। इस मामले की शुरुआती तफ्तीश मुंबई पुलिस ने की थी। पवार ने शिवसेना सांसद संजय राउत और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच पिछले हफ्ते हुई मुलाकात में किसी तरह के राजनीतिक मायने होने की बात को खारिज किया। शिवसेना के बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करने पर एनसीपी के एनडीए में शामिल होने के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के सुझाव के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि आरपीआई के प्रमुख को कोई भी ना संसद के अंदर और न संसद के बाहर गंभीरता से लेता है। सुशांत राजपूत के मामले पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हो सकता है कि केंद्र सरकार को मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं होने की वजह से जांच अन्य एजेंसी को दी गई है। पवार ने कहा, उन्होंने मामले पर क्या प्रकाश डाला, हमने अब तक कुछ नहीं देखा। खुदकुशी अलग रखकर अजीब चीजें निकाल कर आ रही हैं। अब जांच अलग दिशा में चली गई है। उन्होंने कहा कि सच सामने आने पर चीजें साफ हो जाएंगी। वे जाहिर तौर पर ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच का हवाला दे रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी नौकरियों में बड़ी गिरावट, केंद्र ने बीते साल के मुकाबले की सिर्फ 50% भर्तियां, राज्यों में भी बुरा हाल। जी हां दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों की सरकारी नौकरियों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मौजूदा वित्त वर्ष में हायरिंग 3 साल के निचले स्तर पर है। इस वित्त वर्ष के शुरुआती 4 महीनों की बात करें तो बीते साल के मुकाबले केंद्रीय नौकरियों का औसत 50% ही है, जबकि राज्य सरकारों की नौकरियों में भी पिछले साल के मुकाबले 60% ही भर्तियां हुई हैं। नेशनल पेंशन सर्विस के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी नौकरियों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के कारण न केवल प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां जा रही हैं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारें भी नौकरियों में कटौती कर रही है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 24% की गिरावट देखने को मिली थी। इस गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय डिपार्टमेंट और मंत्रालयों को आने वाले कुछ समय में कोई नई नौकरी न निकालने का इंस्ट्रक्शन भी दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नेशनल पेंशन स्कीम में मौजूदा वित्त वर्ष में हर महीने सिर्फ 5,250 नए कर्मचारी जुड़ रहे हैं, जबकि 2019-20 में हर महीने सिर्फ 9,900 नए कर्मचारियां जुड़ रहे थे। 2018-19 में यह आंकड़ा 9,200 था और 2017-18 में यह आंकड़ा 11,000 था। इससे साफ है वित्त वर्ष 2020-21 में नेशनल पेंशन स्कीम में न्यू सब्सक्राइबर्स एडिशन में भारी गिरावट देखने को मिली है। मई से जुलाई तक का औसतन मासिक एडिशन सिर्फ 3500 था। 2020-21 में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हर महीने 26,144 नई नौकरियां दी, जबकि 2019-20 में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हर महीने औसतन 41,333 नई नौकरियां दी थी। 2018-19 में यह आंकड़ा 45,208 था। अगर इन 4 महीनों में व्हाइट कॉलर नौकरियों के जाने के आंकड़े को भी जोड़ लें तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के मई से अगस्त तक लगभग 60 लाख इंजीनियर, फिजिशियन, टीचर, अकाउंटेंट और एनालिस्ट जैसे प्रोफेशनल्स कंपनी नौकरी गंवा चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के बाद चीन से फैली ये खतरनाक बीमारी, भारत के लिए आईसीएमआर ने जारी की चेतावनी। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में अभी भी कोरोना का कहर बना हुआ है। भारत, अमेरिका, ब्राजील, चीन जैसे देश कोरोना के सबसे बुरे दौर से गुजरे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका और भारत में कोरोना का प्रकोप बना हुआ है, तो वहीं चीन में एक बार फिर नई बीमारी दस्तक दे रही है। चीन में फैली इस बीमारी को लेकर भारत अभी से सचेत हो गया है और इसे लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी की है। चीन में फैले इस नई बीमारी का नाम कैट क्यू वायरस है। चीन में फैले इस वायरस को एथॉरपोड जनित विषाणु की श्रेणी में रखा जाता है। ये वायरस मुख्य रूप से सुअर और क्यूलेक्स मच्छरों से पाया जाता है। हालिया दिनों में ये वायरस चीन और वियतनाम में तेजी से फैला है। रिसर्चर्स बताते हैं कि ये कैट क्यू वायरस तेज बुखार, दिमागी बुखार और मेनिंजाइटिस जैसे लक्षणों के साथ तेजी से शरीर में फैलता है। इस बारे में आईसीएमआर का कहना है कि भारत जिस स्थिति से गुजर रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ये नया वायरस भारत में आसानी से फैल सकता है।
इस बारे में भारत के वैज्ञानिकों ने स्टडी की है, जिससे ये पता चला है कि क्यूलेक्स मच्छरों जैसी प्रजाति भारत में पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस की प्रकृति को समझने के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में रिसर्च कर पता किया है कि मॉलिक्यूलर और सेरोलॉजिकल जांच के लिए वैज्ञानिकों ने इंसानों, मच्छरों की 3 प्रजातियों और सुअरों के लिए सैंपल का टेस्ट किया था, जिसमें वैज्ञानिकों को इंसानों में क्यूलेक्स मच्छरों का एक्टिव संक्रमण नहीं मिला। हालांकि 883 मानव सीरम सैंपल में से 2 लोगों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है, जो ये बताते हैं कि इन 2 लोगों को कैट क्यू वायरस से संक्रमण हुआ होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, एनडीए में सीट बंटवारे पर घमासान, चिराग पासवान का भाजपा को अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर घमासान दिखने लगा है। एनडीए में सीट बंटवारे में देर से लोक जनशक्ति पार्टी खुश नहीं है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार शाम को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। चिराग ने नड्डा से सीट शेयरिंग को लेकर जल्द फैसला लेने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि देर होने पर उन्होंने 143 सीटों पर लड़ने की बात कही है। नीतीश कुमार के खिलाफ भी उतार देंगे कैंडिडेट। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान ने उन सीटों पर कैंडिडेट उतारने की बात कही है जहां जेडीयू का कैंडिडेट होगा। अगर सीटों का बंटवारा करने में देरी होती है और एलजेपी की मांगे नहीं मानी जाती तो पार्टी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चिराग ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ भी एलजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी प्रत्याशियों व सीटों की सूची लेकर रांची गए लालू के हनुमान, संकेत मिलने पर तेजस्वी करेंगे जारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने स्तर से महागठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर दिया है। इसके लिए वाम दलों के साथ उसकी लगभग सहमति बन गई है। आरजेडी ने पहले फेज के मतदान के लिए अपनी सीटों व प्रत्याशियों की सूची भी तैयार कर ली है। यह सूची लेकर पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के हनुमान माने जाने वाले आरजेडी नेता भोला यादव रांची पहुँच गए हैं, जहाँ उनकी लालू से मुलाकात होनी है। माना जा रहा है कि इसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रत्याशियों की पहली सूची जल्द जारी कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी ने अपनी तरफ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले को 13, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 6 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 4 सीटों का ऑफर किया है। कांग्रेस को 60 विधानसभा तथा 1 लोकसभा सीट का ऑफर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020 चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस बिहार की जनता के सुझावों को शामिल करेगी। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी घोषणा पत्र के संयोजक व पूर्व राज्यसभा सदस्य राजीव गौड़ा ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जनता के सुझावों को शामिल करेगी। यह बिहार की बात के नाम से जाना जाएगा। सभी व्यक्ति ईमेल, व्हाट्सएप, वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना सुझाव भेज सकते हैं। गौड़ा मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। इस मौके पर बताया गया कि बिहार की दशा कैसी है और कांग्रेस सत्ता में आने पर क्या करेगी। गौड़ा ने कहा कि कांग्रेस नेता ऑनलाइन विमर्श करेंगे, जिस पर आम लोग अपने सुझाव व प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उन बातों को शामिल करेगी जिससे राज्य का चहुमुखी विकास हो। सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष रोहन गुप्ता ने आम लोगों को घोषणा पत्र से जोड़ने पर बल दिया। वहीं बिहार मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष आनंद माधव ने कहा कि यह घोषणा पत्र समाज का दर्पण होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि सभी नियोजित पदों को मानदंड के आधार पर सरकारी नौकरी में तब्दील किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी, किसानों की स्थिति, कृषि उत्पादों के निर्धारित मूल्य पर बिक्री, समान काम के लिए समान वेतन, कुपोषण, बंद उद्योगों को चालू करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, बीजेपी के कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की सिफारिश, जानिए क्या है वजह। जी हां दोस्तों, भाजपा के मंडल अध्यक्षों ने राज्य के 30 पार्टी विधायकों का टिकट काटने की सिफारिश कर पार्टी नेतृत्व के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। मंडल अध्यक्षों ने 2 टूक कहा है कि ये 30 विधायक अगर फिर से उम्मीदवार बनाए गए तो उनकी जीत मुश्किल होगी। इतना ही नहीं, पार्टी की मंडल इकाई ने उन्हें भी टिकट न देने की सलाह दी है, जो बीते चुनाव में 25 से 30 हजार से अधिक मतों से चुनाव हार गए थे। दरअसल एनडीए में अभी सीटों की संख्या का औपचारिक ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने में उम्मीदवार भी तय हो रहे हैं। खासकर वैसी सीटें जहां पर एनडीए में कोई विवाद नहीं है, उन सीटों पर भाजपा में भी अधिकतर नेताओं को क्षेत्र में जाकर काम करने को कहा गया है। इसी क्रम में हाल ही में पार्टी ने मंडल अध्यक्षों से उम्मीदवारों के मसले पर राय मांगी। सभी मंडल अध्यक्षों ने उम्मीदवार चयन पर अपनी राय दी है। बिहार भाजपा के 45 संगठनात्मक जिले के अधीन लगभग 1100 मंडल अध्यक्ष हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा के मौजूदा 53 में से 30 से अधिक विधायकों के खिलाफ मंडल अध्यक्षों ने अपनी राय दी है। 2 टूक कहा है, चेहरा बदला जाना जरूरी है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान हर गांव में भाजपा का खेत खोदकर जड़ से उखाड़ कर देगा जवाब, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2022 में किसानों को कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बनाने वाला कानून अहंकारी भाजपा सत्ता के विरुद्ध जन आंदोलन का मुख्य कारण बन गया है। अब किसान हर गांव में भाजपा का खेत खोदकर उन्हें जड़ से उखाड़ कर बताएंगे कि कैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के धोखे के बदले वह इनके विरुद्ध अधिकतम विरोध कर भाजपा का ही दाना पानी बंद कर देगा। उन्होंने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि भाजपा ने बहुमत के बल पर विपक्ष की अनदेखी कर जो किसान विरोधी काला कानून पास किया है उसके विरुद्ध देश भर में हो रही प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करना उसे बहुत भारी पड़ेगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की नीति और नीयत दोनों किसान हितों के विरोध की है। उसने किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करने, लागत से 1.5 गुना ज्यादा फसल की कीमत देने तथा कर्ज माफी के वादे किए थे। इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जब आलू प्याज जैसी जरूरी सब्जियों की जमाखोरी होती थी तो सरकारों के हाथों में कार्रवाई की शक्ति थी। भाजपा सरकार ने यह व्यवस्था खत्म कर दी। अब जमाखोर चाहे जितनी कालाबाजारी कर सकते हैं, जनता को लूटने की उन्हें आजादी मिल गई है। उन्होंने कहा कि यदि इस किसान विरोधी कानून से किसानों को राहत मिली होती तो अध्यादेश लागू होने के बाद भी मक्का की कीमत 1000 रुपए प्रति कुंटल क्यों होती। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।